Dear students, Assalamu alaikum. This is me Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आजकल जैसे एग्जाम डेज करीब चल रहे हैं और एग्जाम से जैसे कोई रूटीन भी सेट नहीं हो पा रही स्टडी की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि सर हमें कोई टाइम टेबल बताएं या हमें कोई मोटिवेशन दें जिससे हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो आज की अपनी वीडियो के अंदर मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोटिवेशन दे देता हूँ। वो मोटिवेशन कुछ यूँ है कि आप जो है फौरन से अपना मोबाइल उठाएं और अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जो भी आप ओपन करना चाहें ओपन करें और उस पर रील्स देखना आप स्टार्ट कर दें। तो आप कह रहे होंगे कि सर अली तो हमें ये सब करने से रोकते थे, लेकिन आप हमें सर कैसे खुद कह रहे हैं कि यार आप जाओ रील्स देखो, मजे करो, मौजे मारो, लाइफ एंजॉय करो है। तो रील्स बेटा आपने देखनी है सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट ज्यादा टाइम आपने रील्स नहीं देखनी है। ठीक है, आप 10 मिनट जरा रील्स देखना स्टार्ट करें। ठीक है, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट गुजरेंगे, 10 मिनट भी गुजर जाएंगे। एक चीज आपने नोटिस करनी है कि कभी आपको रील्स देखते हुए ये फील हुआ कि यार मैं तो रील्स देख देख के बोर हो गया हूँ या मुझे मोटिवेशन चाहिए रील्स देखने के लिए, रील्स देखने में मजा नहीं आ रहा, ऐसा कभी होता है? जो रील हमें रील अच्छी नहीं भी लग रही होती उसको भी हम फौरन स्किप करके कहते हैं यार अगली रील जो है उसको देखें वो अच्छी होगी। तो कभी भी जो है वीडियोस देखने के लिए या फोन यूज करने के लिए हमें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर जो है यही चीज हम स्टडी के अंदर देखें ना, आपको बेटा जी बुक खोलें और 10 मिनट बैठ के sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है इसको आप जो है बुक से रीड करें। चले बुक को छोड़े, मेरे को मेरी वीडियो वॉच कर लें तो आपको कितनी तकलीफ होगी यार, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का तो दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब उसकी वजह क्या है कि जब आप फोन पे रील्स देख रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं तो वो सब काम करते हुए आपको जो है आप इंजॉय कर रहे होते हैं, आपको मजा आ रहा होता है। लेकिन जब हमें स्टडी करनी पड़ती है तो फिर हम कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा है, तो बोरियत हो रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है स्टडी को भी इंजॉय करके ही करना है। इसको पढ़ाई को पहाड़ समझ के अपने सर के ऊपर ना रखिए कि यार ये तो पहाड़ है, ये तो पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं कैसे पढ़ूं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ सकेंगे। अच्छा, अगर आपको बुक उठाने में और कंटिन्यूअसली पढ़ने के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका भी एक सोल्यूशन है। आप टाइम सेट करें कि यार मैं जो है 30 मिनट से 30 मिनट से 20 मिनट से मैं पढ़ता हूँ बैठ के। उसके बाद आप मैं आपको जो है ना 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लें। 5 से 10 मिनट में आप खेलें कूदे, फोन यूज करें, रील्स देखें, किसी को मैसेज करना है, कॉल करनी है फ्रेंड को करें, फ्री हैंड है। लेकिन उस ब्रेक को 5 से 10 मिनट का जो ब्रेक है वो जैसे टाइम पूरा हो वापिस आप स्टडी की तरफ आए, इसे कहते हैं ब्रेक ले लेके स्टडी करना। तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके देखें कि आप 30 मिनट पढ़े, फिर ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद दोबारा 30 मिनट बैठें। इस तरीके से जो है ना आपका एक जब आप ब्रेक लेंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा और दोबारा आप स्टडी की तरफ आने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। ये ना हो जब आप ब्रेक लेना शुरू करें या रील्स देखनी शुरू करें 10 मिनट के ब्रेक में, फिर आपकी स्टडी को ब्रेक लग जाए और आप नहीं यार अपने मैंने आगे पढ़ना ही है, अब तो पूरा घंटा रील्स देखूंगा, 2 घंटे देखूंगा, 3 घंटे देखूंगा, वो तो फिर आपका जो है सारा टाइम टेबल खराब हो जाएगा। तो थोड़ा ये भी ख्याल करना है कि जितने मिनट का ब्रेक लिया है उतने मिनट के बाद वापस स्टडी की तरफ आना है। वो ब्रेक सिर्फ इसलिए है कि आपके माइंड को फ्रेश करे, आप दोबारा जो है एनर्जेटिक हो, रिफ्रेश हो और दोबारा पूरी फोर्स और एनर्जी के साथ आप बैठ के पढ़ सके। तो उम्मीद है आप इस मोटिवेशन पे अमल करेंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो आज 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए आपको टॉपिक जो है पढ़िए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले कॉन्सेप्ट ले लें कि हो क्या रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, इससे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, अगर नहीं देखी तो पहले जाकर उसको वॉच कर लें। अच्छा, हाइब्रिड ऐसा प्रोसेस, हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एशन का मतलब प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो, उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है कि एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल्स के साथ मिलता है, और मैंने आपको बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पर 3 + 1 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो 4 ही क्या बनेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जो बुक की डेफिनेशन है, प्रोसेस इन विच 1s and 3p atomic orbitals intermix to form 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो उसको उठा के वर्डिंग में लिखना है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्स होने के बाद क्या बना रहे हैं, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बात जो यहाँ पर लिख के गया था वही नीचे मैंने वर्डिंग की फॉर्म में या सेंटेंस फॉर्मेशन की फॉर्म में राइट कर दी। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट लिया करें, एकदम कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। एग्जाम्पल पे आ जाए, एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो एक है इथेन की। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन
और जो एन का वर्ड आ जाए एन एन, इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों के दरमियान में क्या मौजूद है, सिंगल बॉन्ड। तो एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो आप दो कार्बन बनाएंगे, सेंटर में सिंगल बॉन्ड लगाएं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड का मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिखी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6, यानी कि 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। ये देखें जरा यहाँ पर 1s2 2s2 2px 2py 2pz ये होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, तीनों की एनर्जी बराबर होती है, इसलिए इनमें आपको 1 1 करके इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डालने। तो 2 और 2 4, पांचवा इलेक्ट्रॉन 2px में और छठा इलेक्ट्रॉन 2py के अंदर आ गया। 2pz हमारा खाली पड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। अब हमें क्या इशू यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है कि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को आपस में मिलवा दें। यहाँ पर अगर देखिए कि एक s और 2p ये तो मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन जो तीसरा है वो मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी पड़ा हुआ है, और दूसरा जो 2s ऑर्बिटल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी कभी भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। बॉन्डिंग के अंदर हमेशा वही ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पहले से ही कंप्लीट है वो फिर बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा कैसे लेगा या कैसे किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो हम क्या करते हैं कि एनर्जी सप्लाई करते हैं, और एनर्जी सप्लाई करने के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन 2s को छोड़ के कहां चला जाता है, 2p z के अंदर चला जाता है। तो नेक्स्ट क्या बचा आपके पास, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पीछे कितना बच गया, एक। 2px में पहले ही एक था, 2py में भी एक था, 2pz में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मारी है, तो ये सारे क्या हो गए, हाफ फिल्ड। जब आप एटम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है, तो एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो कदम रख देता है। अब आपका एटम क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट जो है वो हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। अभी अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। स्टेबलाइज करने का एक ही तरीका है, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। कैसे, इसमें एक s और 1 2 3 ये 3 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, और उसके नतीजे में कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4। ये देखिए हमने बनाया। अब आपको यही 2s ऑर्बिटल क्या बन गया, sp3, 2px क्या बन गया, sp3, 2py क्या बन गया, sp3, 2pz भी क्या बन गया, sp3। तो आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई है, और चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये ऊपर देखें आपके पास ऊपर भी एक एक इलेक्ट्रॉन था, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था। इसको हम कह देते हैं हाइब्रिड स्टेट। व्हाट इज हाइब्रिड स्टेट, ऐसी स्टेट जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो उनको हम कह देते हैं हाइब्रिड स्टेट कह देते हैं। आगे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ऑर्बिटल्स कैसे आपस में मिलते हैं और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कैसे होती है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। ये देखें आपके पास 2s ऑर्बिटल आ गई, ये वाला आपका। देन यू हैव 2px, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 2py इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, और ये 2pz इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था। ये चारों ऑर्बिटल यहाँ पर लिख दी हैं। अब ये चारों आपस में मिलेंगे और मिलने के नतीजे में 4 की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो एक आ गया ये sp3, दूसरा आ गया ये, तीसरा आ गया ये, चौथा आ गया। तो इस तरीके से आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अब ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे और 4 की क्या बनेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये एक आ गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ये आपके पास क्या बन गए हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल मिले तो 4 ही क्या बन गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है, मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब मीथेन का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं या फॉर्मूला ड्रा करते हैं तो मीथेन के अंदर कुछ ये कहानी होती है कि ये आपका कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है, और हम यहाँ पर देख आए थे कि एक कार्बन के पास कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 4। इस कार्बन के हम 4 जो हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये आ गया आपके पास पहला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरा, ये तीसरा, और ये आ गया चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ रहता है, 4 हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखिए, ये आया पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या आ गया आपका चौथा हाइड्रोजन आ गया। अब ऑर्बिटल्स के आप नेम भी राइट करेंगे, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल था, sp3, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल था, s। तो यहाँ पर किसका ओवरलैप हो रहा है, कार्बन के sp3 ऑर्बिटल का हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। कैसे आपको पता है, जो हाइड्रोजन है इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1 होता है एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, यहाँ पर देख लें आप sp3 में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया, हाइड्रोजन, बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी हर sp3 ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इनके दरमियान में क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, और sp3s ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ। इसको अगर हम बॉन्ड की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं कि ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, एक यहाँ अटैच है, एक इधर, और एक इधर अटैच है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है आपके पास, 109.5 डिग्री। इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि अगर हम इसके चारों कोनों को मिला दें तो ये आपके पास बन जाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसे, ये देखें आप कोने गिनिए इसके ना, ये देखें एक कोना ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। 4 कोनों की ज्योमेट्री बन गई। 4 कोनों की ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंगल कितना है यहाँ पर, 109.5 डिग्री, और ज्योमेट्री क्या है यहाँ पर, टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब होता है 4 और हिड्रल का मतलब होता है कोने। टेट्रा मींस 4, हिड्रल मींस कॉर्नर्स। ऐसी ज्योमेट्री, ऐसी शेप, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 4 कोने मौजूद हों उसको हम क्या कह देते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का नाम है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। अब इसी को वर्डिंग में लिखा, इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of carbon atom overlap separately with 1s orbital of 4 hydrogen atom to form 4 sigma bonds। देखें क्या कहता है कि कार्बन के पास 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे जो ओवरलैप कर रहे हैं किसके साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स। और इसके नतीजे में हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4। तो ये सारे आपके पास कौन से वाले बॉन्ड्स बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। तो ओवरऑल मीथेन के स्ट्रक्चर में हाउ मेनी टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 4। तो यहाँ पर मीथेन की जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ज्योमेट्री नेक्स्ट हमने लिखी है, ज्योमेट्री हम यहाँ पर राइट कर देते हैं कि ज्योमेट्री जो है इसकी मीथेन की वो है टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, 109.5 डिग्री का एंगल होता है, वो आपको ऊपर समझा है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ईथेन। व्हाट इज ईथेन, एथ मींस 2 कार्बन, एक और 2 कार्बन ड्रा किए, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, एक बॉन्ड बना रही हो, 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिए और 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिए। इसको ड्रॉ करना है
आइए चलें इसको ड्रॉ करते हैं। एक कार्बन के पास हम पढ़ आए हैं कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो आप ये देखें, ये आपका कार्बन, ये आ गया आपका पहला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, और ये आ गया चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक कार्बन के लिए हमने ड्रॉ कर लिया, कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 2 का ड्रॉ करते हैं। ये पहला sp3, ये दूसरा, और ये आ गया इसका चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो हम भी अपने 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया पहला हाइड्रोजन, यहाँ से अटैच हुआ दूसरा, यहाँ से अटैच हुआ तीसरा हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये आया पहला हाइड्रोजन, ये आया दूसरा, ये आ गया तीसरा हाइड्रोजन। हम मजीद इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह की बनेगी। ये दोनों कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के बिटवीन जब ओवरलैप हुआ तो दोनों के दरमियान में क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और यहां पर आप देखें कि क्या काम हुआ कि ये कार्बन ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन से अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन यहां पर इसके साथ अटैच हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ और एक यहाँ। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बन रहा है ये कौन सा ओवरलैप हो रहा है, sp3s ओवरलैप हो रहा है, और ये सारे ही क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स। तो इथेन के स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछा जाए टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप काउंट कर लें, 2 और 2 4, 5 6 और 7, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके पास, 7। तो इस तरीके से इथेन जो है वो sp3, दोनों कार्बन के दरमियान में sp3 ओवरलैप होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में sp3s ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है। इस तरीके से आपके पास टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन से कि इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन क्या काम होता है कि द 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं विद 1s ऑर्बिटल ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स। क्या होता है कि जो कार्बन के 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, कौन से, देखें 1 2 3, तो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। ये देखें, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, ये भी आप ड्रॉ कर दिएगा डायग्राम में, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो ये देखें 1 2 3, ये कार्बन के 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं विद 1 2 3, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। और फिर आगे हमने लिखा द 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है of 1 carbon atom overlap with sp3 orbital of another carbon atom to form sigma bond। और जो चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था इस कार्बन का, उसने ओवरलैप किया विद sp3 ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन एटम, और इन दोनों के ओवरलैप के नतीजे में क्या बन गया, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से जो है आपको इथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ज्योमेट्री में राइट करते हैं कि इथेन की ज्योमेट्री है ये होती है आपके पास टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल आपने याद रखना है कि एस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितना होता है, 109.5 डिग्री। एमसीक्यू देख लें, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इथेन पूछ ले या इथेन पूछ ले, तो आप याद रखना है कि इनमें क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद है आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने कॉलेज फ्रेंड और अकेडमिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसको मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।